हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? मज़े में चल रही है पढ़ाई वगैरह एकदम अच्छे से, है ना? क्लास 12th एंजॉय कर रहे हो, ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो बच्चों, हम लोगों ने अभी तक जो है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, चार्ज किसी पे कैसे अपीयर कराया जा सकता है ना, इन सारी चीज़ों को अभी तक हमने डिस्कस किया है। क्लियर है मेरी बात? अब मैंने जैसा आपको बोला कि अभी तक जो भी चीज़ें हमने पढ़ी है उसमें न्यूमेरिकल पार्ट अगर देखा जाए तो बेसिकली क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी से न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, तो कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे आज हम लोग, ओके, और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कूलम्ब्स लॉ। ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। कह रहा है ए ग्लास रॉड इज रब्ड विथ अ सिल्क क्लॉथ, ए ग्लास रॉड is rubbed with silk cloth. The glass rod acquires a charge. The glass rod acquires a charge plus 19.2 plus 19.2 into 10 raised to minus 19 coulomb into 10 raised to minus 19 coulomb. Part A, find the number of electrons lost by the glass rod. Find number of electrons lost by glass rod. ओके, ये आपका क्या है? फर्स्ट पार्ट है। तो चलो पहले फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। तो बेटे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर देखो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज कौन होता है बेटा? जो डोनर होता है, ठीक है, और जो डोनेट करता है वो लॉस करता है इलेक्ट्रॉन का। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस होंगे? तो ये जो चीज गिवन है वो चीज क्या है? कूलम्ब किसका यूनिट होता है? चार्ज का, यानी हमारे पास चार्ज गिवन है ना? तो चूंकि आपको पता है बेटा Q इक्वल्स टू क्या होता है, N इंटू ई होता है ना? क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टीज हम जानते हैं। तो Q हमारे पास कितना है? 19.2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19, और n हमें निकालना है। और E क्या चीज़ है बेटा? एलिमेंट्री चार्ज है, जिसकी वैल्यू क्या होगी? 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19। सो ये 10 रेज़ टू माइनस 19, ये 10 रेज़ टू माइनस 19 कैंसिल हो गया। तो n बराबर क्या हो गया बेटा? 19.2 अपॉन 1.6। तो ये चला गया, ठीक है। तो इससे कैंसिल करो बेटा, 16 1 जा 16, 332, तो 16 से 2। तो बेटे ये कितने टाइम्स में जा रहा है? 12 टाइम्स में, यानी n बराबर क्या हो गया? 12 हो गया। तो याद करो मैंने n क्या बोला था? n क्या चीज है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट हुए? तो 12 इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट हुए। तो इसकी आंसर क्या हो गई? 12 इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया बेटा। अब सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि फाइंड द नेगेटिव चार्ज एक्वायर्ड बाय सिल्क। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, इसको मैं रब कर दूं। ऑब्वियस सी बात है, सेकेंड पार्ट बोलता है फाइंड नेगेटिव चार्ज एक्वायर्ड बाय सिल्क, ठीक है। तो रॉड, ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया गया था, है ना? ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया गया था। तो एक के ऊपर प्लस आया तो दूसरे के ऊपर ऑब्वियसली क्या आएगा? माइनस आएगा, है ना? और दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इस पर इतना प्लस आया था तो दूसरे पर इतना क्या आएगा? माइनस आएगा। तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा बेटा? माइनस 19.2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 कूलम्ब। दिस इज द सेकेंड आंसर, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है बेटा? थर्ड पार्ट कह रहा है कि इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम ग्लास टू सिल्क। पार्ट सी, इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास
फ्रॉम ग्लास टू सिल्क, क्या ग्लास से सिल्क पर, है ना, कुछ मास भी ट्रांसफर हुआ है? तो मैंने जैसा बोला बेटा कि 12 इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रॉड ने क्या किया, लॉस किया, मतलब उसने डोनेट किया, तभी ना उसके ऊपर पॉजिटिव आया था। तो 12 इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रॉड से कहाँ चला गया, सिल्क के ऊपर चला गया। तो बेटे 12 इलेक्ट्रॉन जब ग्लास रॉड से सिल्क पे गया तो वो अपने साथ अपनी मास भी लेकर के गया, है ना। तो उतना मास अब किस पर आ गया, सिल्क पर आ गया, किसके बराबर, 12 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। तो यस, मास भी ट्रांसफर होगा। कितना मास ट्रांसफर होगा, तो मास होगा 12 इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर, तो 12 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटे आपको पता है 12 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। हाँ, तो इतना मास भी क्या हो जाएगा, आपका ट्रांसफर हो जाएगा। कहां से कहां पे चला जाएगा, ग्लास से सिल्क पे चला जाएगा। तो ग्लास में इतना मास कम हो जाएगा और सिल्क का इतना मास बढ़ जाएगा। कुछ दिक्कत है बेटे, आ रही है बात समझ में आपको अच्छे से? वेरी गुड। तो ये हो गया आपका, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। ये कह रहा है बेटा कि if an object made of substance A is rubbed with an object made of substance B, if an object A is rubbed with B, then A becomes positive, A becomes positive and B becomes नेगेटिव, ठीक है। A पॉजिटिव हो जाता है, B नेगेटिव हो जाता है। If however an object A is rubbed against object C, अब क्या किया गया, now if A is rubbed with another object C, A को इस बार C के साथ फ्रिक्शन कराया, C, then A becomes negatively charged, then A becomes negatively charged. What will happen if an object B is, what will happen if B is rubbed with C, B को C के साथ फ्रिक्शन कराया तो क्या होगा। देखो हम लोग कई सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं जिसमें हम क्या कर, जैसे हमने ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब कराया, प्लास्टिक को ग्लास के साथ रब करा सकते हैं, है ना, इबोनाइट रॉड को वुलन क्लॉथ के साथ रब करा सकते हैं। ऐसे डिफरेंट मटेरियल को ऐसा एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन करके देखा गया और किस पे पॉजिटिव आता है किस पे नेगेटिव आता है, ऐसा करके देखा गया, ठीक है। और उन सारे क्वांटिटी, उन सारी चीज़ों को, उन सारे ऑब्जेक्ट्स को एक सीरीज में अरेंज किया गया, ठीक है, एक सीरीज में अरेंज किया गया, ठीक है। कोई एक मटेरियल था A B C D, ऐसा इस तरीके से अरेंज कर दिया, ठीक है। ऐसे अरेंज किया, ठीक है, ऐसे अरेंज किया कि मान लो आपने इसको और इसको फ्रिक्शन कराया, A और C को, ठीक है, तो जो ऊपर आएगा वो पॉजिटिव होगा और जो नीचे आएगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। ऐसा जब हमने एक पूरा सीरीज तैयार किया तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज,
इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। ठीक है, तो हजारों क्वांटिटीज को आप क्या कर सकते हो, रख सकते हो और उसको याद कर सकते हो, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस अभी नहीं आते हैं। ठीक है, तो जरूरत नहीं है इसको याद रखने का। ठीक है, तो जितनी भी मटेरियल है, प्लास्टिक है, ग्लास है, वुलन क्लॉथ है, सिल्क है, इस सारी चीज़ों को ऐसे अरेंज कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो ध्यान बस इतना रखना है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में पहले आता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो बाद में आता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब जिन दो चीज़ों को आपने रब किया उनमें से जो ऊपर वाला होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और नीचे वाला जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट है। अब देखो बेटा यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, इफ एन ऑब्जेक्ट ए इज रब्ड विथ बी, तो ए क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव हो जाता है और बी नेगेटिव आता है। तो इसका मतलब ए ऊपर है और बी नीचे है ना, तभी तो इस पर ए पॉजिटिव आया, इस पर नेगेटिव आया। फिर क्या बोलता है, ए अब व्हेन इफ ए इज रब्ड विथ सी, ए को सी के साथ रब किया तो ए पॉजिटिव आया और ए बिकम्स नेगेटिव, ए नेगेटिव आ रहा है, ए नेगेटिव आ रहा है मतलब सी पॉजिटिव आ रहा है, सी पॉजिटिव आ रहा है तो वो ऊपर आएगा। ठीक है, तो सी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, इस तरीके से हो गया। अब बोलता है व्हाट विल हैपन इफ बी और सी को रब किया, तो बेटे इसको और इसको रब करेंगे तो देखो ऊपर कौन आ रहा है, ऊपर सी आ रहा है, तो सी पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा और बी पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो जब सी और बी को रब करेंगे, सी और बी के बीच में फ्रिक्शन कराएंगे तो सी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और बी पर नेगेटिव चार्ज आएगा। आगे बात समझ में, इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अंडरस्टूड बेटे? नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Let A, B and C are three identical insulated spherical conductors. कंडक्टर्स क्या होता है बेटा, आपको पता ही है ना, जो चार्ज के फ्लो को अलाउ करता है ना, उसको कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, आर कंडक्टर्स। ओरिजिनली ए एंड बी हैव, ठीक है, तो ये ऐसा हमने 1, 2 और 3 ऐसे चार्ज स्फीयर ले लिए, ए, बी और सी, तीनों क्या है, आइडेंटिकल है। ए के ऊपर +3 माइक्रोकूलम है, A and B have charges of +3 माइक्रोकूलम। पहले इसके पास कितना है, +3 माइक्रोकूलम है और इसके पास भी क्या है, +3 माइक्रोकूलम है इनिशियली। ठीक है, और C के पास -6 माइक्रोकूलम, -6 सॉरी सारी चीजें मिली है। ठीक है, मिली कूलम, और इसके पास क्या है, -6 मिली कूलम है। ठीक है, when A and C are touched and moved apart, क्या कहता है, when A and C are touched and moved apart। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में क्या था बेटा, इसके पास +3 माइक्रो मिलीकूलम है, इसके पास +3 मिलीकूलम है, इसके पास -6 मिलीकूलम। अब क्या किया, ए को सी के साथ टच कराया और हटा लिया। ठीक है, ए और सी को टच कराया और हटा लिया। फिर क्या कहता है, ऑब्जेक्ट्स बी एंड सी आर टच्ड बिफोर दे आर मूव्ड अपार्ट। ऑब्जेक्ट्स बी एंड सी आर टच्ड बिफोर दे आर मूव्ड अपार्ट। अब क्या किया, बी और सी को टच कराया, ऑब्जेक्ट बी एंड सी आर
touched before they are moved apart। ठीक है, इस तरीके से बोला है। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट पार्ट, if A and B are now held near each other they will। ठीक है, अब ये सब करने के बाद अगर हमने A और B को करीब लाया, if object A and B are held near each other they will ये क्या करेंगे फिर, है ना, ये ऐसा हम करें तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले ये सोचो बेटा क्या क्या चीजें आपने किया है, पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो ए और देखो पहले क्या किया था आपने, ए को सी से टच कराया, ठीक है। अब याद करो बेटा, कल के लेक्चर में मैंने आपको एक नोट लिखाया था कि जब दो आइडेंटिकल बॉडी को आप टच कराते हो तो वो क्या करता है, चार्ज शेयर करता है। और कैसे शेयर करता है, दोनों इक्वली बांट लेता है, जो भी टोटल है उनके पास वो दोनों आपस में बराबर बराबर बांट लेता है। बताया था मैंने, नोट करके लिखाया था। तो जब हमने ए और सी को मिलाया तो ए और सी को मिला करके टोटल कितना है बेटा इसके पास चार्ज, तो इसके पास +3, इसके पास -6, तो टोटल कितना हो गया बेटा, -6 + 3 -3, ठीक है। इसके पास टोटल कितना है, -3, तो उसको बराबर बांट लेगा, तो यानी -3/2 और -3/2 हो जाएगा। अरे बात समझ में। तो टच कराने के बाद ए के पास कितना आ गया, -3/2 मिली कूलम, और सी के पास कितना आ गया, सी के पास भी कितना आ गया, -3/2 मिली कूलम, ठीक है। आगे बात समझ में। तो अब ये सिचुएशन हो गया है कि इसके पास है -3/2 मिली कूलम और इसके पास है -3/2 मिली कूलम, ठीक है। अब क्या किया बेटा, देखो B एंड C आर टच्ड, अब B और C को टच कराएगा। तो बेटे अभी C के पास कितना है, -3/2 है, और B के पास कितना है, 3 है। तो अब इनके पास टोटल कितना हुआ, 3 और -3/2, 3/2 कितना हो गया बेटा, 1.5, तो +3 -1.5 कितना बचेगा बेटा, +1.5, ठीक है। तो अब इन दोनों के पास टोटल कितना है, +1.5, तो उसको फिर क्या करेगा बेटा, वो बराबर बराबर बांट लेगा, ठीक है। तो बराबर बराबर बांटेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, 1.5 यानी 3/2 और उसका आधा 3/4, 3/4, तो इसके पास कितना आ गया, 3/4 मिली कूलम, और इसके पास कितना आ गया, 3/4 मिली कूलम, ठीक है। ऐसा हो गया। तो अब करंट सिचुएशन में है ना, A के पास -3/2 मिली कूलम है, B के पास 3/4 मिली कूलम है, और C के पास +3/4 मिली कूलम है। ये सिचुएशन है। अब आप क्या कर रहे हो, किसको किसको साथ पास ला रहे हो, A और B को। तो A और B देखो ये है, तो A के पास क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज, और B के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं बेटे, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो व्हाट दे विल डू, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। सो द आंसर इज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर है बेटा, कि वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर मेरी बात। नाउ इसका सेकेंड पार्ट कहता है कि A एंड C को अगर पास लाएं, A और C को पास लाएं तो वो क्या करेंगे, ठीक है। तो देखो A के पास क्या है, नेगेटिव है, C के पास भी क्या है, पॉजिटिव है। तो A और C के पास अपोजिट है बेटा, अपोजिट नेचर है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बेटे, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे वापस से, ठीक है। वो फिर से ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है मेरी बात। तो दोनों ही पार्ट का आंसर क्या है, अट्रैक्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या हो गया बेटा, इफ ऑब्जेक्ट A एंड C आर हेल्ड क्लोज टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर, तो आंसर क्या होगा बेटा, what they will do, they will do, तो आंसर है
अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है बेटे, है ना। सिमिलर चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, डिसिमिलर चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको समझनी है। तो ये हो गया आपका चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिगर शोज, यहां पर एक डायग्राम है। इस डायग्राम में दो ठीक है, ऐसे दो कंडक्टिंग स्फेयर है और ये इंसुलेटिंग स्टैंड पर खड़ा है। ठीक है, एक का नाम क्या है बेटा ए, दूसरे का नाम है बी। इसके पास में इसके करीब एक रॉड लाया जाता है, करीब लाया जाता है, टच नहीं कराया जाता है। ठीक है, क्लोज लाया जाता है। और ये जो रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। और ए और बी क्या है, कांटेक्ट में है, इन कांटेक्ट, इन कांटेक्ट। ठीक है, ये क्या है, नियर है। ठीक है, नियर है लेकिन टच नहीं है। क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट, व्हाट वुड हैपन इफ द रॉड इज रिमूव्ड बिफोर द स्फीयर्स आर सेपरेटेड। व्हाट वुड हैपन, what would happen if the rod is removed, if the rod is removed before the spheres are separated, before the spheres are separated, बिफोर दी स्फेयर्स आर सेपरेटेड। स्फेयर को सेपरेट करने से पहले अगर इसको हटा लिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो सी, अभी जो करंट सिचुएशन है, पहले पार्ट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जो करंट सिचुएशन है इस हिसाब से क्या होगा, तो बेटा प्लस किसको अट्रैक्ट करेगा, माइनस को। तो सारा माइनस जो है वो किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। प्लस प्लस को रिपेल करेगा तो सारा प्लस कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ए पर देखो क्या है, नेगेटिव है, और बी पर क्या है, पॉजिटिव है। अब हमने क्या किया, इसको टच में ही रखा है, सेपरेट नहीं कराया है, और इसको हटा लिया। जब मैं इसको हटा लूंगा बेटा, ठीक है, तो फिर ये जो माइनस को इधर खींच के रखा था और प्लस को उधर ये करके रखा था, पुश करके रखा था, वो करने वाला कौन था, ये था। अगर इसको हटा लूंगा तो ना तो इस पे कोई फोर्स है ना तो इस पे कोई फोर्स है ना। तो ये मिक्स अप हो जाएंगे बेटा, मिक्स हो जाएंगे दोनों, है ना, और क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो ये फिर क्या हो जाएगा बेटा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट वुड हैपन, विल बिकम न्यूट्रल, विल बिकम न्यूट्रल। क्या हो गया इसका आंसर, न्यूट्रल हो जाएगा। आगे बात समझ में, अगर रॉड को वहां से हटा लेंगे, स्पेस को सेपरेट नहीं करेंगे, तो दोनों पर, इस पर उतना निगेटिव था, इस पर उतना पॉजिटिव था, मिक्स हो जाएंगे और टोटल क्या बना देंगे, जीरो बना देंगे, यानी नेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो न्यूट्रल हो गया। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखें। ठीक, सेकेंड पार्ट में कहता है कि वुड द इंड्यूस्ड चार्ज बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड इवन इफ द स्फीयर्स हैड डिफरेंट साइजेस और डिफरेंट कंडक्टर्स। अगर मान लो ये दोनों ए और बी जो है, चलो पहले मैं क्वेश्चन लिख दूं, पार्ट बी, वुड द इंड्यूस्ड चार्ज, वुड द induced charge
be equal in magnitude, be equal in magnitude even if the spheres had different sizes or different conductor चल, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, आप देखो सबसे पहले यहाँ पर एक जो वर्ड है वो है इंड्यूस्ड चार्जेस। क्या चीज है ये इंड्यूस्ड चार्ज? तो देखो बेटा, आपने क्या देखा, यहाँ पर देखो इतना निगेटिव चार्ज आ गया है, यहाँ पर देखो इतना पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो ये जो चार्ज है वो इंड्यूस्ड चार्ज कहलाता है, ठीक है, इसके कारण ये चार्जेस आए हैं, ठीक है। तो इंड्यूस्ड चार्जेस कहते हैं, क्यों ये मेथड कौन सा है, इंडक्शन है ना, पास ले जाते थे, टच नहीं कराते थे, तो क्या कहते थे, इंडक्शन, इसके कारण जो चार्ज आया उसको इंड्यूस्ड चार्ज कहते हैं। तो इस पर इंड्यूस्ड चार्ज आया है, इस पर इंड्यूस्ड चार्ज आया है, इस पर इंड्यूस्ड चार्ज नेगेटिव है, इस पर इंड्यूस्ड चार्ज पॉजिटिव है। अब बोलते हैं कि अगर ये दोनों आइडेंटिकल ना हो, अलग हो, या ये दोनों अलग अलग प्रकार के कंडक्टर हो, यानी हो सकता है ये कॉपर हो, ये एल्यूमिनियम हो, ये सिल्वर हो, ये एल्यूमिनियम हो, ऐसा अलग अलग हो, तो भी क्या इस पर जो चार्ज डेवलप हुआ है, इस पर जो चार्ज इंड्यूस हुआ है, वो दोनों सेम होंगे या अलग होंगे? तो बेटा हर हाल में इंड्यूस चार्ज हमेशा इक्वल एंड अपोजिट ही होता है, ठीक है, इंड्यूस चार्ज हमेशा इक्वल एंड अपोजिट ही होता है। तो क्या बोलोगे, यस, है ना, वो क्या होंगे, सेम ही होंगे। वुड द इंड्यूस्ड चार्ज बी इक्वल? तो क्या बोलोगे, यस, यस, इंड्यूस्ड चार्ज इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। तो कुछ भी कर ले, ये हमारा बराबर ही आएगा, ये सेकंड इसका ये हो गया, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या कहता है समझते हैं। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी है, लेट्स सी। देखो क्या कहता है बेटा कि what will happen if the spheres are separated first, then the rod is removed far away. Part C. What would happen? What would happen if the spheres are separated first? If the spheres are separated first, and then the rod is removed far away, and then the rod is removed far away, ठीक है, ऐसा बोला। क्या बोला कि पहले हम इसको अलग कर लेते हैं, उसके बाद इसको बहुत दूर ले जाएंगे। बहुत दूर ले जाने का मतलब होता है अब इसका कोई इंपैक्ट इसके ऊपर नहीं होता। तो जब हम इसको सेपरेट कर देते हैं बेटा, अभी ये यहीं पे है, पास में ही है, हमने इसको सेपरेट कर दिया। तो सेपरेट कर देने से क्या होगा, सेपरेट कर देने से क्या हुआ, अब भी क्या हो रहा है बेटा, इस पर क्या था, ओनली नेगेटिव था, और इस पर क्या था, ओनली पॉजिटिव था, ठीक है। इस पर क्या था, ओनली नेगेटिव, और इस पर क्या था, ओनली पॉजिटिव। अब हमने इसको क्या किया, हटा लिया। अब इसको जब हम यहाँ से हटा लेंगे, ठीक है बेटे, अब इसको जब यहाँ से हटा लेंगे तो अब इस पर कोई फोर्स लगाने वाला नहीं है ना, अब इस पर कोई फोर्स लगाने वाला नहीं है। इनको भी हमने क्या कर लिया है, दूर कर लिया है। तो इस पर जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाएंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इस पर भी जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। लेकिन अब इसका चार्ज इस पे नहीं जा सकता, इसका चार्ज इसके पर नहीं जा सकता, क्योंकि अब कोई कॉन्टैक्ट नहीं है उनके बीच में, ठीक है। तो ये जो है, इस पर क्या रह गया, देखो नेगेटिव चार्ज रह गया, और इस पर क्या रह गया, देखो पॉजिटिव चार्ज रह गया। मतलब दोनों के दोनों बॉडी क्या हो गए, चार्ज्ड हो गए, ठीक है। और दोनों पर जो चार्ज है वो कैसा है, इक्वल रहेगा मैग्नीट्यूड में, और नेचर देखो क्या है, अपोजिट है। एक पर पॉजिटिव चार्ज और एक पर नेगेटिव चार्ज, ऐसा रह जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? बहुत ही सिंपल चीजें हैं,
है ना। कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो इजी है आपके लिए, नहीं होगा तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही टफ है, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये बोल रहा है बेटा, कैलकुलेट द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन अ, कैलकुलेट द टोटल पॉजिटिव चार्ज, calculate the total positive charge on a 3.11 gram copper penny, given Avogadro's number, given Avogadro number 6.023 into 10 raised to 23. For copper एटॉमिक नंबर दिया हुआ है Z29 एंड एटॉमिक मास दिया हुआ है 63.5. ओके, तो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट हियर इज टोटल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। कितने कॉपर में? 3.11 ग्राम कॉपर पेनी। पेनी मतलब क्या होता है बेटा? सिक्का, ठीक है। तो एक कॉपर का कॉइन है, कॉपर का सिक्का है, जिसकी वजन कितनी है, जिसकी मास कितनी है? 3.11 ग्राम है। उस पर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने हैं? तो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होता है बेटा? प्रोटॉन के ऊपर, ठीक है। तो अगर आपने काउंट कर लिया कि इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना चार्ज होगा उसके ऊपर पॉजिटिव, ठीक है। लेट्स सी सॉल्यूशन। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो बेटा। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है? मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो मास कितना है बेटा? 3.11 और मोलर मास कितना है? 63.5। इससे हमें क्या मिल गया? नंबर ऑफ मोल्स मिल गया। नंबर ऑफ मोल्स मिल गया तो बेटा हमें नंबर ऑफ एटम्स पता चल जाएगा। नंबर ऑफ एटम्स कैसे पता करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स है ना 3.11 अपॉन 63.5 इनटू क्या करेंगे? एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर तो 6.023 इंटू 10 रेज़ टू 23 है ना। यहाँ से आपको क्या मिल गया? नंबर ऑफ एटम्स मिल गया बेटा। अब आपको पता है कि एक एटम का एटॉमिक नंबर कितना है? देखो 29। और आप सभी को पता होगा, केमिस्ट्री में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है, कि जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी एटम के अंदर, है ना। एटॉमिक नंबर डिफाइन ही होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे किसी में, वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो 29 इसका एटॉमिक नंबर है। दैट मीन्स कि इसकी जो ये है, क्या बोलते हैं, प्रोटॉन्स की संख्या है इसमें एक एटम में 29 है, ठीक है। और कितने टोटल एटम्स हैं? इतने। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे बेटा? एक एटम में 29 और कितने एटम हैं? 3.11 अपॉन 63.5 इंटू 6.023 इंटू 10 रेज़ टू 23। इतने क्या हो गए बेटा? प्रोटॉन्स हो गए, ठीक है। तो ये क्या चीज हो गया? n हो गया हमारा, नंबर है ना, नंबर हो गया। अब चूंकि आपको पता है बेटा चार्ज क्या होता है? n इंटू ई होता है। तो n आपका देखो कितना आ चुका है? 29 इंटू 3.11 63.5 6.023 इंटू 10 रेज़ टू 23। इतना क्या हो गया? n हो गया। और e की वैल्यू क्या होती बेटा? 1.6 इंटू 10 रेज़ टू -19। इतना कूलाम जो है आपका टोटल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। कैलकुलेट दी टोटल पॉजिटिव चार्ज, इतना आपका
टोटल हो जाएगा। आ रही बात समझ में आपको? ये अगर आप कैलकुलेट करोगे तो दिस शुड कम इक्वल टू 1.37 इंटू 10⁵ कूलम। ठीक है, 1.37 इंटू 10⁵ कूलम इतना आना चाहिए। ओके, वेल अंडरस्टूड बेटे, शाबाश। अभी हम जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं वो बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, है ना, जो डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, ऐसे चीजों की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कहता है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर in 1 कूलम चार्ज? 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ठीक है, तो बेटे आपको पता है Q इक्वल्स टू क्या होता है, N इंटू E होता है। तो Q कितना दिया हुआ है, 1 कूलम। क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, और E की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁹। देयरफॉर N बराबर क्या हो जाएगा बेटे, 1/1.6 इंटू 10⁻⁹ इतने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको हटाएंगे क्या हो जाएगा बेटा, 10/16, और ये क्या हो जाएगा 10⁻⁹। यहाँ से एक जीरो इधर ले लोगे बेटा तो ये 100 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा। ये कितना होता है बेटा, 16 6 जा 96। ठीक है, 4 रह जाएगा बेटा, 40 हो जाएगा, 16 2 जा 32, है ना, और 8 बच जाएगा 80, 16 5 जा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, ये आपको याद होगा, शायद क्लास 10th में आपको बताया होगा, है ना। ठीक है, कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1 कूलम में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होता है, या फिर आप कह सकते हो 1/1.6 इंटू 10⁻⁹ होता है। ठीक है, क्लियर? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। आगे बढ़ते हैं। विच इज द ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, अट्रैक्शन और रिपल्सन? सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, अट्रैक्शन और रिपल्सन? बहुत ही बेसिक सा चीज है ना, क्लास 10th में आपको सिखाया जाता है, पता नहीं आपको याद है या नहीं है, नहीं है तो भी समझो। ठीक है बेटा, व्हाट इज ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब किसी बॉडी पर चार्ज है या नहीं है, इस चीज का एग्जैक्टली हमें पता कैसे चलेगा, अट्रैक्शन से कि रिपल्सन से, कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो समझो, जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स लिए, मान लो कि ये एक बॉडी लिया, ठीक है, ये हमने एक बॉडी लिया, और ये क्या है, न्यूट्रल है। कैसा है ये, न्यूट्रल है। एक और बॉडी लिया पास में, ठीक है, ये क्या है, सपोज चार्ज्ड है, ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ओके, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या करता है बेटा, इसके पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसका क्या हो जाएगा, या फिर
एक पॉइंट चार्ज ले लेता हूँ कैपिटल Q। अब इससे क्या होगा आपका, ये जो स्फेयर है जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, इसका मतलब क्या था बेटा, जितने प्लस उतने माइनस, है ना, ठीक है, ऐसा था। जब आपने चार्ज लाया तो वो क्या करेगा बेटा, नेगेटिव चार्ज को पास बुला लेगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को दूर भगा देगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव क्या करेगा बेटा, ये पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और ये पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। आगे चल करके हम पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, जब हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे कि ये जो फोर्स होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है। तो यहाँ डिस्टेंस कम है बेटा, तो ये वाला फोर्स क्या होगा, स्ट्रांग होगा। ये डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, तो ये वाला फोर्स क्या होगा, वीक होगा। तो रिपल्सिव फोर्स वीक है और अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, स्ट्रांग है। तो नेट रूप से क्या होगा, ये अट्रैक्ट करेगा, है ना, नेट रूप से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो देखो ये जो बॉडी है वो क्या था, न्यूट्रल था, फिर भी क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है ना। तो एक चार्ज क्या कर रहा है, न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर ले रहा है, एक चार्ज जो है वो न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर ले रहा है। तो अट्रैक्शन किसके बीच में हो सकता है, चार्ज्ड बॉडी के बीच में भी हो सकता है, और एक चार्ज और एक अनचार्ज्ड बॉडी के बीच में भी हो सकता है। तो इससे आपको गारंटी नहीं मिला, श्योरिटी नहीं मिला किस चीज का, कि वो जो बॉडी है वो चार्ज्ड है या अनचार्ज्ड है, ठीक है। तो इसलिए अट्रैक्शन हमें क्लियर नहीं बताता कि सामने वाला बॉडी चार्ज्ड है या अनचार्ज्ड है, बट रिपल्सन जो है ना वो हमेशा सिर्फ चार्ज्ड बॉडी के ऊपर ही लगेगा। इसलिए हम कहते हैं कि रिपल्सन से हमें एग्जैक्ट पता चलता है, मतलब रिपल्सन इज द ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। अगर आपको ये टेस्ट करना है कि कोई बॉडी इलेक्ट्रीफाइड है या नहीं, उसके ऊपर चार्ज है या नहीं, तो रिपल्सन का होना जरूरी है। अगर रिपल्सन नहीं हो रहा है तो वो न्यूट्रल भी हो सकता है, समझा क्या। तो इसलिए कहें क्या हो जाएगा इसका आंसर, रिपल्सन इज द ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है। रिपल्सन इज द ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो बेटा, कभी आपने बचपन में मैग्नेट के साथ अगर खेला हो तो मैग्नेट क्या करता है बेटा, मैग्नेट अगर कोई आयरन का टुकड़ा है तो उसको क्या करता है, हमेशा मैग्नेट आयरन के टुकड़े को हमेशा अट्रैक्ट करता है। चाहे इस एंड, ये मान लो ये आयरन का टुकड़ा है और ये मैग्नेट है। मैग्नेट को याद करो बेटा, दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो अगर इधर से ले जाओगे और ये आयरन है तो ये यहाँ से भी अट्रैक्ट करेगा, साउथ पोल लाओगे तो भी अट्रैक्ट करेगा। तो हमेशा क्या करता है, ये अट्रैक्ट ही करता है। लेकिन अगर दोनों मैग्नेट है ना, ये भी मैग्नेट है ये भी मैग्नेट है, तो नॉर्थ साउथ क्या लाएंगे तो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, और साउथ साउथ लाएंगे या नॉर्थ नॉर्थ लाएंगे तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, ठीक है। तो देखो रिपल्सन से आपको एग्जैक्टली पता चला कि ये मैग्नेट है ना। अट्रैक्शन नॉर्मल आयरन का जो टुकड़ा है उसके और मैग्नेट के बीच भी हो सकता है, लेकिन रिपल्सन सिर्फ मैग्नेट के बीच में हो सकता है। तो मैग्नेट की असली पहचान क्या है, रिपल्सन है। उसी तरीके से चार्ज की असली पहचान क्या है, रिपल्सन है, ठीक है। याद रखें, ये डायरेक्टली भी क्वेश्चन आता है, ओके। नेक्स्ट देखो बेटा, कहता है कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज ऑफ 0.8 into 10⁻⁸ कूलम। कैन अ बॉडी हैव चार्ज ऑफ 0.8 into 10⁻⁹ कूलम, 10⁻⁹ कूलम। ऐसा हो सकता है क्या? तो क्या करेंगे बेटा, अपने को पता है Q इक्वल्स टू क्या होता है, M into E होता है। Q कितना है, 0.8 into 10⁻⁹ कूलम। N और E क्या होता है बेटा, 1.6 into 10⁻⁹ कूलम। तो ये
और ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो n बराबर क्या होगा 0.8 अपॉन 1.6, ये गया ये गया, ये क्या आ जाएगा 2, तो कितना आ रहा है बेटा 1/2। तो क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी से हमने क्या सीखा है बेटा, n क्या होना चाहिए 1 2 3 एंड शो ऑन होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, है ना, ऐसे है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए 1/2 1/3 2/3, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको हमेशा 1 2 3 एंड शो ऑन होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो ऐसा संभव नहीं है ना, ऐसा संभव नहीं है, हाफ 2/3, है ना, ये सब संभव नहीं है, इसलिए ये चार्ज भी पॉसिबल नहीं है। आगे बात समझ में मेरी? चलो नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, इफ ओनली वन चार्ज इज अवेलेबल, इफ ओनली वन चार्ज इज अवेलेबल, can it be used, can it be used to obtain a charge many times greater than, a charge many times greater than, many times greater than itself, greater than itself in magnitude। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अगर मेरे पास एक ही चार्ज हो तो क्या ऐसा संभव है कि हम उससे कई गुना बड़ा चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसा संभव है क्या? तो देखो, यस ऐसा पॉसिबल है, ठीक है, जैसा कि आपने इसमें पढ़ा है, चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड में पढ़ा है, ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन में आपने क्या पढ़ा, ठीक है, ये मान लो बहुत बड़ा ये है, ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका बहुत ज़्यादा है, इस पर कोई छोटा ही चार्ज है सपोज, ठीक है, कोई छोटा ही चार्ज है, तो इसमें इसका एटॉमिक नंबर मान लो क्या है भाई 60 है, दैट मीन्स क्या 60 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 60 नेगेटिव चार्ज है और 60 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये है। तो बेटा प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो जो 60 पॉजिटिव चार्ज है वो क्या चला जाएगा, इधर चला जाएगा, और 60 नेगेटिव चार्ज है वो इधर आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, इसमें इसको रास्ता दिखा दोगे, क्या करके, ग्राउंडिंग करके, तो ये +60 उधर चला जाएगा बेटा, ये +60 किधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा, और फिर इसमें क्या बच गया, सिर्फ -60 बच गया, इसको यहाँ से हटा लो और इसको भी यहाँ से हटा लो, तो अब इसके ऊपर क्या बचा बेटा, ओनली -60, मतलब ये चार्ज हो गया, इस पर कितना चार्ज आ गया, -60, है ना, तो ये बहुत बड़ा चार्ज आ गया हमारे पास। आ रही बात समझ में? तो यस संभव है ऐसा, ठीक है, तो आंसर क्या है इसका, यस। कैसे करेंगे, इंडक्शन के थ्रू इंडक्शन के थ्रू ऐसा पॉसिबल है। ओके, चलो आगे देखें। Can two bodies having like charges attract each other? Can two bodies having like charges attract each other? ठीक है, तो हमने नॉर्मली क्या पढ़ा है बेटा कि जो लाइक चार्जेस होता है वो रिपेल करते हैं और डिसलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, है ना, सिमिलर चार्जेस
सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं, डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, लाइक चार्जेस यानी सिमिलर चार्जेस, तो उनको क्या करना चाहिए, रिपेल करना चाहिए। लेकिन पूछ रहे क्या अट्रैक्शन हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है क्या? तो बेटे ऐसा पॉसिबल है, यस, लेकिन उसके लिए कंडीशन है, यस, इफ वन चार्ज इज much greater than other, greater than other, ठीक है। अगर एक चार्ज उसमें से बहुत बड़ा हो दूसरे से, ठीक है, दूसरा उसके रिस्पेक्ट में एकदम ही कम हो, वैसे सिचुएशन में अट्रैक्शन हो सकता है। क्यों अट्रैक्शन हो सकता है भाई? तो इस पे मान लो Q1 है और इस पर मान लो Q2 है, जिसमें मैं बोल रहा हूं कि Q1 जो है बहुत बड़ा है Q2 से, ठीक है, Q1 जो है वो बहुत बड़ा है Q2 से। तो ऐसे में क्या होता है, इंडक्शन की वजह से, है ना, इंडक्शन की वजह से यहाँ पर Q1 चार्ज है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका एक बहुत बड़ा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है, बहुत बड़ा चार्ज। अपोजिट, इंडक्शन हमेशा अपोजिट नेचर का वो करता है, ठीक है बेटा। तो Q1 और Q2 पॉजिटिव होने के कारण रिपेल करेगा, और Q1 और ये इंड्यूस्ड चार्ज जो है वो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। आ रही बात समझ में, क्लियर है? अब चूंकि ये चार्जेस बहुत बड़े हैं, है ना, ये चार्ज जो है बहुत बड़ा है, तो अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू रिपल्सन। रिपल्सन के कंपैरिजन में अट्रैक्शन स्ट्रांग है, ठीक है। तो किसकी बात चलेगी, अट्रैक्शन की बात चलेगी, तो वो क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। समझ में आया? नॉर्मली क्या होता है बेटा, जनरली क्या होता है, सिमिलर चार्ज रिपेल करते हैं, डिसिमिलर चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन सिमिलर चार्ज भी अट्रैक्ट कर सकता है अगर उनमें से एक बहुत बड़ा हो और एक बहुत छोटा हो, देन पॉसिबल है, ये याद रखना, ठीक है। क्लियर है मेरी बात? तो ये स्टेटमेंट बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए, डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कैन अ चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट एन अनचार्ज्ड बॉडी? क्या चार्ज्ड बॉडी अनचार्ज्ड बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है? तो ये तो मैंने अभी आपको बताया ही है ना, कि चार्ज्ड बॉडी न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकता है ना, क्लियर है? चार्ज्ड बॉडी को भी कर सकता है, अगर अपोजिट नेचर से है तो वो अट्रैक्ट कर सकता है, और अगर अनचार्ज्ड है तो भी कर सकता है इंडक्शन के द्वारा, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल है ना, यस, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे जो काफी अच्छा है, बेहतरीन क्वेश्चन है, उसको करेंगे, फिर हम इसको समाप्त करेंगे, ठीक है। चल, कह रहा है बेटा, ए टेबल टेनिस बॉल इज कवर्ड विथ, ए टेबल टेनिस बॉल is covered with conducting paint, is suspended by a silk thread, is suspended by a silk thread, suspended by a silk thread, so that it hangs between
hangs between two metal plates. Between two metal plates. One plate is earthed. One plate is earthed when the other plate is connected to, when the other plate is connected to high voltage generator. High voltage generator. What will happen to the ball? What will happen to the ball? डायग्राम कुछ इस तरीके से है. ठीक है, इसको क्या किया, हाई वोल्टेज जनरेटर से जोड़ दिया, इस पर प्लस चार्ज है, ये वाला ग्राउंडेड है, तो इंडक्शन के कारण इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है, और यहाँ पर हमने एक ये बॉल को लटका दिया. ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा. ठीक है, तो क्या करना है, इसको कैसे सोचना है. देखो, अगर आपको पता है ना, ये प्लस है और ये न्यूट्रल है. न्यूट्रल है तो इसमें से जो नेगेटिव चार्ज है वो इसको अट्रैक्ट कर लेगा, और जो प्लस है वो नेगेटिव चार्ज इधर का अट्रैक्ट कर लेगा, तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा. तो ये जो बॉल है उसमें इंडक्शन के कारण इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. अगर ये नॉर्मली सस्पेंडेड है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा भी हमने क्या किया, ये कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया ऐसा करके, तो क्या होगा बेटा, जैसे ही ये थोड़ा सा इधर आ जाएगा, है ना, यहां से थोड़ा सा इधर आ जाएगा, तो प्लस और इसके बीच में अट्रैक्शन होगा और इसके बीच में अट्रैक्शन होगा. लेकिन ये इधर पास आ गया ना, इसके ज्यादा करीब आ गया. इसके ज्यादा करीब आने से, जैसा मैंने बोला कि फोर्स जो होता है ना, कुलॉम्स लॉ जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है. तो इधर का डिस्टेंस कम हो गया ना, तो इसका डिस्टेंस कम हो गया बेटा, इनवर्स रेशियो, इनवर्स रिलेशन है, तो फोर्स इधर वाला क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इधर वाला फोर्स क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा. तो किसकी बात चलेगी, इसकी बात चलेगी. तो ये इधर क्या हो जाएगा बेटे, अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना. तो ये जब इधर अट्रैक्ट होगा तो इधर टच हो जाएगा. जैसे ही ये टच होगा यहाँ पे, है ना, जैसे ही ये टच होगा, तो पहले न्यूट्रल था लेकिन अब इसके कांटेक्ट में आ गया. कांटेक्ट में आने से क्या होता है बताओ, चार्जिंग बाय कंडक्शन में हमने क्या सीखा था, इससे चार्ज इस पे आ जाता है ना, और सिमिलर नेचर से चार्ज हो जाता है. तो ये जो आपका स्फीयर था वो क्या हो जाएगा, अब पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. तो अब ये प्लेट भी पॉजिटिव चार्ज और ये स्फीयर भी पॉजिटिव चार्ज. अब बताओ क्या करेगा, तो अब वो इसको रिपेल करने लगेगा. सिमिलर चार्ज रिपेल करता है एक दूसरे को, तो ये अब इसको रिपेल करने लगेगा. अच्छे से समझ में आ रहा है अपने को. तो बेटा अब ये इसको रिपेल करेगा तो ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये यहाँ पे तब तक, चूंकि यहाँ से भग रहा है ना, भग रहा है, तो तब तक यहाँ पर आते आते उसको स्पीड मिल जाएगा. स्पीड मिल जाएगा तो ये यहाँ रुक नहीं पाएगा, ये थोड़ा आगे बढ़ जाएगा. जैसे ही इधर आ जाएगा तो अब इसका फोर्स स्ट्रांग हो जाएगा, इसका फोर्स स्ट्रांग हो जाएगा बेटा, तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा और ये जाकर के इधर टच हो जाएगा इस प्लेट से. जैसे ही इस प्लेट से टच होगा तो जो प्लस चार्ज इस पर था वो माइनस इसको क्या कर देगा, नलीफाई कर देगा और माइनस ऊपर से डाल देगा, है ना, क्योंकि माइनस के टच में आया तो वो माइनस हो जाएगा. तो अब इस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया. नेगेटिव चार्ज आ गया तो अब दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो गए. नेगेटिव नेगेटिव वो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे.
फिर से क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे, तो ये फिर से यहां से भी रिपेल होगा। तो क्या हो रहा है, देखो ये दोनों प्लेट के बीच में ये ऐसे 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 करके ऑसिलेट करने लगेगा। तो क्या कहेंगे, क्या करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इफ बॉल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड it will oscillate between plates। ठीक है, दोनों प्लेट्स के बीच में वो क्या करने लगेगा, ऑसिलेट करने लगेगा। ठीक है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो बेटे इस तरीके से हम लोगों ने जो प्रॉपर्टीज वगैरह थे, चार्ज के बारे में जो हमें चीजें पढ़नी थी वो हमने कंप्लीट किया। ठीक है, आगे जो हमें पढ़ना है वो है अच्छा, इसके पहले थोड़ा सा एक छोटा सा चीज और जान लेते हैं। अब जैसा मैंने बोला कि जो मैटर है, ठीक है, उसको हम वैसे तो 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक होता है बेटा कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर और एक होता है सेमीकंडक्टर। ठीक है, यहां पर हम लोग बात करते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। तो कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर वो होता है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उनको हम कंडक्टर कहते हैं, और जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है उसको हम इंसुलेटर कहते हैं। क्यों ऐसा, अभी तक आपने कंडक्टर के बारे में क्या पढ़ा था, कंडक्टर वो जो चार्ज के फ्लो को अलाउ करता है, जिसमें चार्ज फ्लो कर सकता है कंडक्टर है, जिसमें चार्ज फ्लो नहीं कर सकता वो इंसुलेटर है। या फिर आपने पढ़ा है कि अगर करंट फ्लो कर सकता है तो कंडक्टर है, नहीं कर सकता है तो इंसुलेटर है। अरे करंट का जो फ्लो है वो किसकी वजह से होता है, चार्ज की फ्लो की वजह से ही करंट होता है। ठीक है, तो चार्ज चलना चाहिए। अब चार्ज कैसे चलेगा, चार्ज को चलने के लिए है ना कैरियर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और चार्ज को कैरी करने वाला चार्ज कैरियर कहलाता है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है ना, इतना पता है अपने को, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर भी चार्ज होता है, बट प्रोटॉन चल नहीं सकता। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन बहुत हैवी होता है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लाइट होता है, और वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऑर्बिट में घूमता रहता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, अलग अलग ऑर्बिट में। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स पास वाले ऑर्बिट में होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन दूर वाले ऑर्बिट में होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स दूर वाले ऑर्बिट में होते हैं उस पर न्यूक्लियस के द्वारा जो फोर्स लगता है वो वीक रहता है, इसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं थोड़े लूजली बाउंडेड होते हैं अपने न्यूक्लियस से। इसके वजह से वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जो मेटल का सरफेस है उसके ऊपर ऐसा चल सकते हैं रैंडमली। ठीक है, वो मूव कर सकते हैं। अब जब चार्ज इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसके साथ चार्ज भी जाएगा, तो चार्ज कैरी हो गया। ठीक है, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो चार्ज कैरियर का काम करता है। तो जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होगा है ना, वो चार्ज को इजीली कैरी कर पाएगा और वो कंडक्टर बन जाएगा, और जिसके पास ऐसा नहीं होता है वो इंसुलेटर है। तो कंडक्टर क्या हो गया बेटा, कंडक्टर हो गया मैटर विच हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एबंडेंस, मतलब पर्याप्त मात्रा में। ठीक है, मैटर विच हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स in abundance is called conductor। ठीक है, और जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है वो क्या हो जाएगा, इंसुलेटर हो जाएगा। matter which have no free electrons are called
इंसुलेटर, उसको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है बेटे, तो कुछ बेसिक चीजें हमारा यहाँ तक खत्म हुआ। अब मेन रूप से आपका चैप्टर का जो काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो कि कूलम्ब्स लॉ कहलाता है, कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि हमें ये बताता है कि चार्ज पार्टिकल है ना, चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाता है वो कैसे लगाता है, कितना लगाता है, किस डायरेक्शन में लगाता है, किस नेचर का फोर्स होता है, स्ट्रांग होता है, वीक होता है, ये सारी चीजों के बारे में हमें बताता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।